Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। ये हमने स्टार्ट किया था सेकंड ईयर बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जिसका क्या नाम था, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। उसमें आज का जो हमारा लेक्चर है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, उसका क्या नाम है, फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किडनी के फंक्शन की बात करते हैं तो किडनी का क्या फंक्शन है। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कौन कर रहा होता है, किडनी कर रहा होता है। किडनी क्या करता है, किडनी हमारी बॉडी में से क्या करेगा, फिल्टर करेगा। किस चीज़ को फिल्टर करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट को। जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके नतीजे में जो वेस्ट बनते हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। और इसके साथ क्या करेगा, वाटर को। जब इनको फिल्टर करेगा किस में से, ब्लड में से। ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे या वाटर होगा, उनको ये फिल्टर करेगा और इनको खारिज करेगा, इनको एक्सक्रीट करेगा किसके अंदर, यूरिन के अंदर। और यूरिन को बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन जो है ये किडनी का क्या है, फंक्शन है। जब यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन ये कंप्राइजेज है डिफरेंट तरह के स्टेप्स के ऊपर। तो इसके कितने स्टेप्स हैं, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ये देखते हैं कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। और नंबर 3 पे है ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो ये 3 तरह के स्टेप्स हैं जिनके जरिए किडनी क्या करता है, यूरिन की फॉर्मेशन करता है। एक फंक्शन तो इसका ये है कि ये यूरिन की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा भी कोई इसका फंक्शन है तो जी हाँ, इसके अलावा भी आपको पता है कि किडनी जो है ये हार्मोन भी सक्रिएट करता है। कौन कौन से हार्मोन जो किडनी है वो सक्रिएट करता है, उसमें सबसे पहले नंबर पे एक हार्मोन है रेनिन। ये हार्मोन बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है इसको मेंटेन करता है। और इसको सक्रिएट कौन करता है, इसको किडनी सक्रिएट करता है। इसके अलावा एक हार्मोन है इरिथ्रोपोएटन। जो इरिथ्रोपोएटन हार्मोन है ये भी सक्रिएट होता है इसके जरिए, किडनी के जरिए। इसने फॉर्मेशन करनी होती है इस चीज की, आरबीसी की। आरबीसी की फॉर्मेशन के अमल को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। अक्सर हम ये कहते हैं कि जब किडनी फेल हो जाता है ना तो अनीमिया हो जाता है। अनीमिया हो जाता है तो अनीमिया की वजह क्या होती है, क्योंकि किडनी एक हार्मोन बना रहा होता है जिसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएटन। इसकी फॉर्मेशन भी नहीं होती तो जिसकी वजह से खून की कमी या अनीमिया जो है हो जाता है जब किडनी डिसऑर्डर होता है या किडनी फेलियर की तरफ रुझान जाता है या होता है। बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन, इसका जो पहला फंक्शन है, इसके ये वाले जो स्टेप्स हैं इनको देखते हैं। कि सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की। जब हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें देखिएगा आपके सामने आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी। इस डायग्राम को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, इसके स्ट्रक्चर को इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने बात करनी है इनके कंपोनेंट के फंक्शन की बात करनी है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, फिल्टरिंग किया जाता है। इस चीज को फिल्टर किया जाता है, अनवांटेड सब्सटेंस। अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं ब्लड के अंदर उनको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। अब ये देखिएगा, सबसे पहले कल ये बात हुई थी, ये वाला जो कप शिप स्ट्रक्चर है इसको वुमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर ग्लोमेरुलस है। अब आपको पता है कि रेनल आर्टरी जो है, रेनल आर्टरी जो है किडनी के अंदर एंटर हो रही होती है और ये डिवाइड हो जाती है इसके अंदर एफिरेंट आर्टरियोल के अंदर। एफिरेंट आर्टरियोल से ब्लड चला जाता है किसके अंदर, एक बेड ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से ब्लड वापस निकलता है किसके अंदर, ये वाली जो नाली होती है इसको क्या बोलते हैं, इफिरेंट आर्टरियोल। अब इफिरेंट आर्टरियोल और इफिरेंट आर्टरियोल का जो डायामीटर है ये मैंने आपको बताया था, ये इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे प्रेशर जनरेट करना होता है। जब यहाँ पे इसका डायमीटर कम होगा, इसका डायमीटर ज्यादा होगा, तो इधर से जब ब्लड प्रेशर के साथ आएगा और आगे से ब्लड कम निकलेगा, तो ये जो कैपिलरीज हैं, जो ग्लोमेरुलस हैं, ये इनकी दीवारें बड़ी पोरस होती हैं, बड़ी बारीक होती हैं, बड़े मसामदार होती हैं। और इसकी बेस के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो होगा क्या, जब प्रेशर से ब्लड आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस ग्लोमेरुलस के अंदर से इन ब्लड कैपिलरीज में जो फिल्ट्रेट है वो, जो वुमेन कैप्सूल की अंदर वाली लाइनिंग है ना, इस अंदर वाली लाइनिंग से, मैंने आपको कल बताया था कुछ सेल्स होते हैं पोडोसाइट जिनको बोलते हैं, जिनका मेन काम होता है असिस्ट करना फिल्ट्रेशन में। इसमें से कुछ मटेरियल जो है ना
वो निकल के इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है। इस फिल्ट्रेट को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो ब्लड आता है ना, प्रेशर की वजह से ये दीवारें बड़ी, इसकी जो वॉल्स हैं बड़ी पोरस होती हैं, बड़ी बारीक होती हैं, तो इसमें ज्यादा मटेरियल जो है ना फिल्ट्रेट में निकल जाता है। कौन कौन सी चीजें हैं जो फिल्ट्रेट में निकल जाती हैं? ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वाटर, और इसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद कुछ आयन्स निकल जाते हैं, सोडियम पोटाशियम, और इसके अलावा अमाइनो एसिड। ये दो चीजें, ब्लड और प्रोटीन, जो हेमोग्लोबिन है, प्रोटीन है ब्लड के अंदर है, ये एल्ब्यूमिन है, ये दो चीजें जो हैं ये जस्ट रह जाती हैं इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर। बाकी सारी की सारा जो मटेरियल होता है ब्लड के अंदर, वो सारा का मटेरियल यहाँ पे निकल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसकी कंपोजिशन के अंदर ये सारी चीजें जो मैंने टिक्स लगा दी हैं, ये इसके अंदर मौजूद होंगी। ब्लड और ब्लड सेल और प्रोटीन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ किधर रहेगी? इनके अंदर। बाकी सारा मटेरियल यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद अब देखें, जितना मटेरियल यहाँ पे निकल गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, ये सारा मटेरियल अगर बॉडी में यूरिन के जरिए से निकल जाएगा, तो बॉडी में ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड की, या दूसरे जो जरूरी चीजें हैं जो बॉडी के लिए जरूरी हैं, तो बॉडी से उनका लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से कुछ चीजें क्या की जाएगी, इसके ऊपर हमने कल बात की थी कि क्या होती हैं? पेरिटेब्यूलर कैपिलरीज होती हैं। वो जो पेरिटेब्यूलर कैपिलरीज हैं, उनके अंदर मटेरियल रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये वाला जो फिल्ट्रेट मूव करते हुए आ रहा होता है ना, इस फिल्ट्रेट की अगर बात करते हैं कि 1 मिनट में जो फिल्ट्रेट है ना, 125 ml फिल्ट्रेट जो है ना, वो ग्लोमेरुलर से निकल के किसके अंदर आता है? ये वुमेन कैप्सूल के अंदर, और उसमें से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आता है। और इसमें जो 124 ml है, 1 मिनट में जो मटेरियल है, उसमें जो जरूरी चीजें हैं वो सारी की सारी दोबारा इसमें से रीअब्जॉर्ब होके इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती हैं। और अगर बात करें एक दिन में हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेट निकलता है वो कितना होता है? 180 लीटर जो है ना मटेरियल जो है ना, यहाँ से क्या होगा? इसमें निकलेगा। अब ये वाला जो मटेरियल जो इधर इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर था, इधर से ये मटेरियल जा रहा है किधर? ये इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर जा रहा है। ये सारा नहीं जाएगा, बल्कि चंद एक चीजें जो हैं ये इस में से निकल के इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएंगी, सिलेक्टिव। तो इस वजह से इस प्रोसेस को या इस स्टेप को बोलेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को यहाँ पे देखिएगा, ये अलग से मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, ये वाली जो आपको पता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके अंदर फिल्ट्रेट है। और इसके सराउंडिंग में ये क्या है? ये वाला जो एरिया है ना जिधर मौजूद होता है, ये सारा इंटरस्टिशियम है। यहाँ से निकल के मटेरियल जाएगा इंटरस्टिशियम में, और इंटरस्टिशियम से निकल के ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा। अब ये बहुत जरूरी है कि क्या इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी वापस चले जाएंगे? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फिल्ट्रेट में दोबारा ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब होती हैं? तो उसमें जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अपटेक हो रहा होता है ना, ग्लूकोज का हो रहा है, वाटर का हो रहा है। और वाटर जो है यहाँ पे तकरीबन 75% वाटर जो है ना, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। उसके बाद हार्मोन की बात करते हैं, इंसुलिन या कॉर्टिसोल या अमाइनो एसिड, ये सारी चीजें इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से दोबारा ब्लड के अंदर चली जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसके बाद बाकी चीजें जो है ना, फिल्ट्रेट जो है ना, ये इधर क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। ये आपको पता है यू शेप स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेलने, जिसके दो पार्ट हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने और असेंडिंग लूप ऑफ हेलने। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने जो है ये परमिएबल होता है, किसके लिए? वाटर के लिए। इसमें से वाटर जो है ना वो क्या होता है? निकलता है। और अगर हम बात करें असेंडिंग लूप ऑफ हेलने की, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेलने जो है ये इम्परमिएबल होता है, किसके लिए? वाटर के लिए। और इसके अलावा ये परमिएबल होगा किसके लिए? सोडियम के लिए। इसका मतलब है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेलने में से क्या होगा? वाटर जो है ना वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, या वाटर नहीं निकलेगा, बल्कि क्या निकलेंगे? सोडियम आयन निकलेंगे। तो इस तरह से जो वाटर है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने से भी निकलेगा। और सेम इस तरह से अगर रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन की, तो ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके ऊपर भी आपको पता है क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं।
और इनमें से भी वाटर जो है ना अब्जॉर्ब होकर इन ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। और लास्ट पेज ये वाला जो स्ट्रक्चर था जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने बोला था कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी कुछ पोर्स होते हैं जिनको बोला जाता है एक्वापोरिंग। उनमें से भी वाटर जो है ना वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो थ्रू आउट जो है ना नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर और डिसेंडिंग लोब फैलने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से क्या हो रही होती है। और मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हो रही होती है। तो ये वाला जो काम था इसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद हमने कहा जो इसका लास्ट वाला स्टेप है जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर सक्रीशन। ट्यूबुलर सक्रीशन का मतलब है कि इन ट्यूब्यूल के अंदर कुछ सक्रीशन होती है। किसकी सक्रीशन होती है, अब ये चीज याद रखिएगा। इस फंक्शन को हम यहाँ पे देखते हैं। आपको पता है ब्लड कैपिलरीज मौजूद है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी। इन ब्लड कैपिलरीज को बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को शो किया हुआ है, ठीक है। और ये कह लें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या इसका ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ब्लड में से प्रोटॉन एच पॉजिटिव और कुछ ड्रग्स क्रिएटिनाइन अमोनियम ये निकल के आते हैं किसके अंदर, ये वाला एरिया क्या था, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में और इंटरस्टिशियम से बाद में ये वाला जो आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसकी जो दीवार है, इसकी दीवार के ऊपर क्या होते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो ये कोलम्बल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनकी मदद से ये वाले जो आइंद हैं ये अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं ये इस जो ये जो ट्यूब है जिसको हमने बोला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसके अंदर आ जाएंगे। ये इधर क्यों आते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो फिल्ट्रेट जा रहा होता है, जो चीजें हमारे पास निकल चुकी होती हैं, फिल्ट्रेट जो नीचे जाता है, इस फिल्ट्रेट को हम ये कह सकते हैं ये हमारा क्या है, यूरिन है। इस यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए ना ये वाले जो आइंद हैं, ये वाले जो ड्रग्स हैं क्रिएटिनाइन है, ये अंदर आएंगे ताकि यूरिन की जो पीएच है 4.8 टू 7.5 पीएच जो है ना मेंटेन की जाए। इसके अलावा ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनकी भी पीएच जो है ना, ब्लड की जो पीएच है ना उसको भी क्या किया जा रहा होता है, मेंटेन किया जा रहा होता है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ट्यूबुलर सक्रीशन। अब ट्यूबुलर सक्रीशन होगी ताकि यूरिन की पीएच जो है ना मेंटेन हो जाएगी। इसके बाद आपको पता है कलेक्टिंग डक्ट के बाद आ जाता है पेल्विस, और पेल्विस से एक नाली निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। यूरेटर लेके जाएगी ब्लड को किधर, आपको पता है ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से एक नाली निकलेगी जिसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। वो बॉडी से एक्सपेल आउट कर देगी। जब हम बात करते हैं ना यूरिन की, एक दिन में एक बंदा जो है ना अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 लीटर जो यूरिन है उसको एलिमिनेट करता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि 1 to 2 लीटर जो है ना यूरिन जो है ना बॉडी से एलिमिनेट हो। ये डिपेंड करता है डिफरेंट तरह के फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अब ये फैक्टर ये है कि जो आप फूड जो आप डाइट ले रहे होते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर वाटर ज्यादा है तो देन यूरिन की जो मिकदार है वो ज्यादा होगी। अगर आप ऐसे ही डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर साल्ट है, साल्टी डाइट है, तो उसमें आपको पता है साल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी वाटर को कंजर्व करेगी, तो देन यूरिन की जो अमाउंट है वो क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है ये भी बहुत अहम रोल अदा करता है यूरिन की फॉर्मेशन में, क्योंकि आपको पता है गर्मी की वजह से वाटर का जो लॉस है बॉडी से स्वेट ग्लैंड के जरिए परस्पायरेशन एवेपोरेशन के जरिए निकल जाता है। इस वजह से यूरिन की जो अमाउंट है वो उतनी नहीं होती जितनी डाइल्यूट इन्वायरमेंट में या कह लें जब वाटर की बफर मिकदार हमारे पास मौजूद होती है तब होती है। तो हम ये कह सकते हैं ऑन एवरेज जो यूरिन की जो एलिमिनेशन है एक बंदे के अंदर वो कितनी होती है, एक डे में दिन में 1 to 2 लीटर जो यूरिन है ये क्या करता है, लीव करता है किसके जरिए, बॉडी से ऑन एवरेज एक पर्सन के अंदर। तो आज के लेक्चर में हमने किडनी के जो फंक्शन हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया, और इसके साथ हमने देखा कि किडनी कौन कौन से हार्मोन बनाता है, उनका क्या किरदार है। इसमें कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।